भूमंडलीकरण ऐसी अवधारणा है जिसकी कोई मानक परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण मुद्दों और समस्याओं की अधिक विविधता है और इसे विभिन्न प्रकार के सैद्धांतिक और राजनीतिक स्थितियों में इसकी व्याख्या की गई है। तथापि अनेक विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के प्रभुत्व को सुदृढ़ बनाने तथा विश्व संस्कृति के माध्यम से स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं के क्षरण और अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रक्रिया को जारी रखना है। यहाँ राज्य के हमारे पारंपरिक सूझबूझ के बारे में जो परिवर्तन लाया गया है उसके महत्व को हम समझते हैं। हमारे अध्ययन में प्रमुख बात राज्य की सत्ता के परिवर्तन अथवा पुनरुत्थान और उसकी समाप्ति के साथ भूमंडलीकरण का क्या संबंध है। क्या समसामयिक भूमंडलीकरण राज्य राष्ट्र के अंदर राजनीति की नई सीमाएं निर्धारित करता है। 7.2 भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण को समसामयिक समाज तथा राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में विश्वव्यापी अंतर संबंधों को व्यापक बनाने, गहरा बनाने तथा शीघ्रगामी बनाने के माध्यम के रूप में माना जा सकता है। समाजशास्त्री एंटोनी गिडेंस ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह स्थान और समय को कई गुना बढ़ाने, तत्काल संप्रेषण पर जोर देने, ज्ञान और संस्कृति की हिस्सेदारी तत्काल विश्व भर में करने, इसके प्रभाव के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं, तथापि राज्य को प्रभावित करने और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जारी रहने के मामलों में धारणा और विश्वासों में पर्याप्त समानता विद्यमान है। 15वीं शताब्दी में आधुनिक राज्य के अभ्युदय के साथ अंतर संबंधों की एक पद्धति सदैव विद्यमान रहती थी। युद्ध और व्यापार आदि के कारण आंतरिक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और गतिविधियों से प्रभावित हुई तथा राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता पर अधिक जोर दिया जाने लगा। ब्रोइटस और कांट के लेखन से यह परिलक्षित होता है, जिन्होंने यह तर्क दिया कि राज्यों के समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में राज्यों का अस्तित्व रहता है और उन्होंने राज्यों के सहअस्तित्व और सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। आज हम जो अनुभव कर रहे हैं वह गुणात्मक दृष्टि से एक नई विशेषता है। विश्व अंतरकार्य का विशाल तंत्र और वित्तीय प्रवाह जिन पर राज्यों का बहुत सीमित नियंत्रण रहता है, संचार में अभूतपूर्व वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा सत्ताओं का आविर्भाव, सरकारी सीमाओं से बाहर के कार्य, भूमंडलीय सैन्य व्यवस्था तथा इंटरनेट के कारण दूरी के विचार का पुनर्व्यवस्थापन। भूमंडलीकरण उस पूंजीवादी विस्तार की ऐतिहासिक प्रक्रिया का लक्ष्य उत्पाद है जो यूरोप में शुरू हुआ तथा बाद में जिसने समूचे विश्व को अपने दायरे में समेट लिया। इस संबंध में कोई ऐसा प्रारंभिक बिंदु नहीं है जिस पर सभी सहमत हों, तथापि ऐसे कुछ ऐतिहासिक कालखंडों की पहचान की जा सकती है जहां से इसके विकास की पहचान की जा सकती है। 1519 और 1521 में जहाजों से विश्व की प्रारंभिक परिक्रमा के पश्चात 16वीं शताब्दी में यूरोपीय पूंजीवाद का प्रथम महान विस्तार हुआ। परंतु विश्व व्यापार और निवेश का प्रथम वृहद विस्तार यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ, जिसने इन देशों को निर्मित माल का उत्पादक देश बना दिया। यह उपनिवेशीकरण का स्वर्ण काल भी था, जब पश्चिम की महान शक्तियां विश्व को आपस में बांटकर और उनके संसाधनों का शोषण करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के साथ यह क्रम रुका और 1930 के दशक के महान अवसाद के कारण मुक्त व्यापार संरक्षणवाद विरोधी कदम उठाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्युदय से पूंजीवाद के महान विस्तार का एक अन्य दौर आया जिसने उत्पादन तथा व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। आर्थिक क्षेत्र में नई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के उत्थान में सहायता की। राजनीतिक रूप में उपनिवेशीकरण के समाप्त होने की प्रक्रिया से अनेक नए राज्यों के आविर्भाव से नई विश्व व्यवस्था तैयार हुई। भूमंडलीय शक्तियों के विजय का तीसरा तथा अपेक्षाकृत अधिक समसामयिक दौर बर्लिन की दीवार के पतन तथा सोवियत संघ के विखंडन के साथ हुआ, जिससे पूंजीवादी तथा समाजवादी शक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त हुआ जिसमें पूंजीवाद विजयी रहा। इसके साथ ही विश्व के सभी भागों में रहने वालों के लिए भूमंडलीकरण एक वास्तविकता बन गया। 7.3 भूमंडलीकरण के प्रति दृष्टिकोण। भूमंडलीकरण की इस नई प्रक्रिया के स्वरूप और परिणाम तथा उसके प्रभाव के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। भूमंडलीकरण की अनवरत प्रक्रिया को समझने के लिए 3 दृष्टिकोणों की पहचान की जा सकती है। एक दृष्टिकोण के ओहमी के ओहमाय जैसे विद्वानों का है, जिसे अति भूमंडलीयवादी कहा जाता है। वे इसे केंद्रीय और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तथा भूमंडलीकरण को इतिहास के एक नए कालखंड के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें परंपरागत राष्ट्र राज्य भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक, यहां तक कि असंभव व्यावसायिक इकाई हो चुके हैं, इस दृष्टि से जो आर्थिक शक्ति या बाजार की विशेष सुविधा प्रदान करती है। सीमा रहित अर्थव्यवस्था भूमंडलीय पूंजी के लिए और संप्रेषण प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय सरकारों को कम कर देती है अथवा सामान्य मध्यवर्ती संस्थाएं बढ़ते हुए शक्तिशाली स्थानीय, क्षेत्रीय तथा प्रशासन की भूमंडलीय क्रियाविधि के बीच बुरी तरह पिस जाते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा बहुराष्ट्रीय निगम शक्तिशाली हो चुके हैं और अव्यक्तिक ताकतें विश्व को नियंत्रित करती हैं। परिणाम स्वरूप राज्यों की शक्ति क्रमिक रूप से ह्रास की ओर अग्रसर हो रही है। अब शक्ति का फैलाव हो रहा है। अब यह स्थानीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। यह महत्वपूर्ण है न कि राज्य जो कि इससे पहले अपनी सत्ता और वैधता खो चुके हैं और अब जो कुछ सीमाओं पर घटित हो रहा है उन पर उनका बहुत मामूली नियंत्रण रहता है। उनका विश्वास है आर्थिक भूमंडलीकरण ही सामाजिक और राजनीतिक संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज तथा महाराज्य सरकार के नए नए रूप पैदा कर रहा है और अंततः वह परंपरागत राष्ट्र राज्य का स्थान ले लगा और वह विश्व समाज का प्राथमिक राजनीतिक और आर्थिक इकाई का स्थान ले लगा। इस प्रकार विकासशील राज्य के रूप में जो विभाजन पहले किया जाता था अथवा केंद्रपरिधि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते थे, वे विलुप्त हो रहे हैं तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक जटिल नया स्वरूप उभर रही है। इस स्थिति में जो राज्य भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में नहीं शामिल होते या जो समय की धारा के साथ नहीं मिलकर चलते थे, पीछे छूट जाते हैं। पहले जो कल्याण राज्य की नीतियां अथवा प्रशासन के सामाजिक, लोकतांत्रिक प्रतिमान होते थे, उनका अब कोई उपयोग नहीं रहा। विश्व भर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय अभिजात वर्ग या ज्ञान वर्ग विकसित हो रहा है जो भूमंडलीकरण के परिवर्तनों से मिलने वाले लाभ से सज्जित है, जबकि अन्य सीमा रेखा पर चले गए हैं। इन परिवर्तनों के साथ विश्व भर में उपभोक्तावाद का सिद्धांत चल रहा है जो परंपरागत संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों को विस्थापित कर विश्व सभ्यता के भीतर एक नई सामान्य पहचान को प्रतिष्ठित कर रहा है, जिसे बाजारों के अनुशासन द्वारा सार्वभौम मानकों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। अत्यधिक भूमंडलीय विचारधारा वाले व्यक्तियों का विश्वास है कि भूमंडलीकरण मानव कार्य का एक सैद्धांतिक पुनर्केंद्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वानों के दृष्टिकोणों का इससे तीव्र मतभेद है। उन्हें शंकालु बताया जाता है जो यह तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण एक मिथक है, जैसा कि अति भूमंडलीय विचारधारा के लोग मानते हैं।
उनका कहना है कि 19वीं शताब्दी में व्यापार में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई, श्रमिकों की बाढ़ आई और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में राज्यों के एकीकरण का अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ी और एडम स्मिथ और अभ्य द्वारा तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों का प्रचार हुआ। इसलिए आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये इन प्रक्रियाओं के अंतर्राष्ट्रीय का अत्यधिक बढ़ता हुआ स्तर है। अतिभूमंडलीयता की विचारधारा वाले विद्वानों के विचारित आर्थिक शक्ति की तुलना में राजनीतिक शक्ति को महत्व देने वाले महसूस करते हैं कि राज्यों की राजनीतिक शक्ति को कम आंकने की आर्थिक शक्तियां मूर्खता कर रही हैं। बाजार शासन नहीं करता है, बल्कि राज्य सभी आर्थिक कार्यकलापों का नियमन करता है। भूमंडलीकरण की ताकतें राज्यों को भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की ओर अग्रसर करती हैं। इस प्रकार दिनों दिन परस्पर आपसी संबंधों के बढ़ने वाले राज्यों के बीच संबंधों का निर्धारण करने के मामलों में अकेले अर्थशास्त्र नहीं बल्कि राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है। संदेहवादी यह भी सत्र देते हैं कि बढ़ते हुए आर्थिक कार्यकलाप विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीयकरण के आविर्भाव यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया प्रशांत जैसे 3 प्रमुख वित्तीय खंडों के रूप लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा कम समेकित या भूमंडलीय है। तात्पर्य यह है कि यह पहले की अपेक्षा अधिक स्तंभों पर टिकी है। इस विचारधारा वाले लोगों को यह भी तर्क देते हैं कि नए अपेक्षाकृत कम राज्य केंद्रित विश्व का कोई सबूत नहीं है। इसकी अपेक्षा राज्य सीमा पार के आर्थिक क्रियाकलाप के सक्रिय संवर्धन और विनिमय में अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। वे भूमंडलीय प्रणाली को स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। वे वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं कि भूमंडलीकरण बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था का एक उपउत्पाद है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में अमेरिका द्वारा पैदा किया गया है। अन्य ऐसा महसूस करते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का ऐसा चरण है जिसमें उन पश्चिमी राज्यों द्वारा विश्व व्यापार को तेज किया गया है तथा उसमें निवेश किया गया है और जो एकाधिकार पूंजी के अभिकर्ता के रूप में उभरे हैं। अंत में संदेहवादी विचारधारा वाले विद्वानों का मत है कि विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना नहीं हुई है। 7.3 भूमंडलीकरण के प्रति दृष्टिकोण। भूमंडलीकरण की इस नई प्रक्रिया के स्वरूप और परिणाम तथा उसके प्रभाव के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। भूमंडलीकरण की अनवरत प्रक्रिया को समझने के लिए 3 दृष्टिकोणों की पहचान की जा सकती है। एक दृष्टिकोण के ओहमी के ओहमाय जैसे विद्वानों का है, जिसे अति भूमंडलीयवादी कहा जाता है। वे इसे केंद्रीय और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तथा भूमंडलीकरण को इतिहास के एक नए कालखंड के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें परंपरागत राष्ट्र राज्य भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक यहां तक कि असंभव व्यावसायिक इकाई हो चुके हैं। इस दृष्टि से जो आर्थिक शक्ति या बाजार की विशेष सुविधा प्रदान करती है। सीमा रहित अर्थव्यवस्था भूमंडलीय पूंजी के लिए और संप्रेषण प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय सरकारों को कम कर देती है अथवा सामान्य मध्यवर्ती संस्थाएं बढ़ते हुए शक्तिशाली स्थानीय, क्षेत्रीय तथा प्रशासन की भूमंडलीय क्रियाविधि के बीच बुरी तरह पिस जाते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा बहुराष्ट्रीय निगम शक्तिशाली हो चुके हैं और अव्यक्तिक ताकतें विश्व को नियंत्रित करती हैं। परिणाम स्वरूप राज्यों की शक्ति क्रमिक रूप से ह्रास की ओर अग्रसर हो रही है। अब शक्ति का फैलाव हो रहा है। अब यह स्थानीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। यह महत्वपूर्ण है न कि राज्य जो कि इससे पहले अपनी सत्ता और वैधता खो चुके हैं और अब जो कुछ सीमाओं पर घटित हो रहा है उन पर उनका बहुत मामूली नियंत्रण रहता है। उनका विश्वास है आर्थिक भूमंडलीकरण ही सामाजिक और राजनीतिक संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज तथा महाराज्य सरकार के नए नए रूप पैदा कर रहा है और अंततः वह परंपरागत राष्ट्र राज्य का स्थान ले लगा और वह विश्व समाज का प्राथमिक राजनीतिक और आर्थिक इकाई का स्थान ले लगा। इस प्रकार विकासशील राज्य के रूप में जो विभाजन पहले किया जाता था अथवा केंद्र पृथ्वी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते थे, वे विलुप्त हो रहे हैं तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक जटिल नया स्वरूप उभर रही है। इस स्थिति में जो राज्य भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में नहीं शामिल होते या जो समय की धारा के साथ नहीं मिलकर चलते थे, पीछे छूट जाते हैं। पहले जो कल्याण राज्य की नीतियां अथवा प्रशासन के सामाजिक लोकतांत्रिक प्रतिमान होते थे, उनका अब कोई उपयोग नहीं रहा। विश्व भर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय अभिजात वर्ग या ज्ञान वर्ग विकसित हो रहा है जो भूमंडलीकरण के परिवर्तनों से मिलने वाले लाभ से सज्जित है, जबकि अन्य सीमा रेखा पर चले गए हैं। इन परिवर्तनों के साथ विश्व भर में उपभोक्तावाद का सिद्धांत चल रहा है जो परंपरागत संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों को विस्थापित कर विश्व सभ्यता के भीतर एक नई सामान्य पहचान को प्रतिष्ठित कर रहा है, जिसे बाजारों के अनुशासन द्वारा सार्वभौम मानकों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। अत्यधिक भूमंडलीय विचारधारा वाले व्यक्तियों का विश्वास है कि भूमंडलीकरण मानव कार्य का एक सैद्धांतिक पुनर्केंद्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वानों के दृष्टिकोणों का इससे तीव्र मतभेद है। उन्हें शंकालु बताया जाता है जो यह तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण एक मिथक है, जैसा कि अति भूमंडलीय विचारधारा के लोग मानते हैं। उनका कहना है कि 19वीं शताब्दी में व्यापार में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई, श्रमिकों की बाढ़ आई और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में राज्यों के एकीकरण का अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ी और एडम स्मिथ और अभ्य द्वारा तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों का प्रचार हुआ। इसलिए आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये इन प्रक्रियाओं के अंतर्राष्ट्रीय का अत्यधिक बढ़ता हुआ स्तर है। अतिभूमंडलीयता की विचारधारा वाले विद्वानों के विचारित आर्थिक शक्ति की तुलना में राजनीतिक शक्ति को महत्व देने वाले महसूस करते हैं कि राज्यों की राजनीतिक शक्ति को कम आंकने की आर्थिक शक्तियां मूर्खता कर रही हैं। बाजार शासन नहीं करता है, बल्कि राज्य सभी आर्थिक कार्यकलापों का नियमन करता है। भूमंडलीकरण की ताकतें राज्यों को भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की ओर अग्रसर करती हैं। इस प्रकार दिनों दिन परस्पर आपसी संबंधों के बढ़ने वाले राज्यों के बीच संबंधों का निर्धारण करने के मामलों में अकेले अर्थशास्त्र नहीं बल्कि राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है। संदेहवादी यह भी सत्र देते हैं कि बढ़ते हुए आर्थिक कार्यकलाप विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीयकरण के आविर्भाव यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया प्रशांत जैसे 3 प्रमुख वित्तीय खंडों के रूप लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा कम समेकित या भूमंडलीय है। तात्पर्य यह है कि यह पहले की अपेक्षा अधिक स्तंभों पर टिकी है। इस विचारधारा वाले लोगों को यह भी तर्क देते हैं कि नए अपेक्षाकृत कम राज्य केंद्रित विश्व का कोई सबूत नहीं है। इसकी अपेक्षा राज्य सीमा पार के आर्थिक क्रियाकलाप के सक्रिय संवर्धन और विनिमय में अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। वे भूमंडलीय प्रणाली को स्वरूप प्रदान कर रहे हैं।
वे वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं कि भूमंडलीकरण बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था का एक उपउत्पाद है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में अमेरिका द्वारा पैदा किया गया है। अन्य ऐसा महसूस करते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का ऐसा चरण है जिसमें उन पश्चिमी राज्यों द्वारा विश्व व्यापार को तीस किया गया है तथा उसमें निवेश किया गया है और जो एकाधिकार पूंजी के अभिकर्ता के रूप में उभरे हैं। अंत में संदेहवादी विचारधारा वाले विद्वानों का मत है कि विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना नहीं हुई है। अधिकांश व्यापार तथा निवेश उत्तर का पक्ष लेते हैं और दक्षिण को हाशिए पर कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ती जा रही हैं और पुराना अंतर्राष्ट्रीय विभाजन अपेक्षाकृत मजबूत होता जा रहा है। वास्तव में वे महसूस करते हैं कि इन्हीं असमानताओं के बढ़ने के कारण विश्व सभ्यता तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बजाय कट्टरवादिता, संजातीय पुनरुत्थान और आक्रामक राष्ट्रवादिता बढ़ रही है। सांस्कृतिक सामंजस्यकरण के बजाय हम पाते हैं कि स्थानीय पहचानों का पुनर्प्रादुर्भाव हो रहा है। विश्व प्रशासन के स्थान पर केवल पश्चिमी प्रभुत्व चल रहा है जो भूमंडलीकरण के लुभावने नारे के पीछे छिपा हुआ है। तीसरा तथा अपेक्षाकृत अधिक संतुलित दृष्टिकोण परिवर्तनवादियों द्वारा दिया जाता है, जिनका विश्वास है कि भूमंडलीकरण दुनिया में परिवर्तन ला रहा है और वे आधुनिक समाजों तथा विश्व व्यवस्था के तीव्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को लाने वाले एक प्रमुख शक्ति के रूप मानते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी, बाह्य तथा आंतरिक मामलों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह गया है। इस संदर्भ में भूमंडलीकरण को शक्तिशाली परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में माना जाता है जो विश्व व्यवस्था तथा समाज, अर्थव्यवस्थाओं तथा प्रशासकीय संस्थाओं के व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हालांकि इस परिवर्तन की दिशा अनिश्चित बनी रहती है क्योंकि भूमंडलीकरण अनिवार्यतः विरोधाभासों से पूर्ण भूमंडलीय प्रक्रिया का परिवर्तित रूप है। कोई निर्धारित आदर्श पद्धति सामने रखने की बजाय परिवर्तनवादी विचारधारा वाले विद्वान भूमंडलीकरण को एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं जिसमें विरोधाभास पड़े हुए हैं और जो अनेक अनुमानित कारकों द्वारा रूपायित किए गए हैं। तथापि उनका विश्वास है कि भूमंडलीय, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक प्रवाहों की सामयिक पद्धतियां ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व हैं। उनका तर्क है कि वास्तव में विश्व के सभी देश यदि उनकी सीमा तथा उनके समाज के सभी हिस्से नहीं हैं, तो भी वे एक या अन्य रूपों में व्यापक विश्व प्रणाली के कार्य रूप में हिस्से हैं। बल्कि स्तरीयकरण की नई पद्धतियों के साथ ऐसा भूमंडलीकरण है जिसमें कुछ राज्य, समाज तथा समुदाय क्रमिक रूप से विश्व व्यवस्था में सन्निहित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य क्रमशः हाशिए की ओर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार भूमंडलीकरण की बहस के मूल में यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय सरकारों की सत्ता, शक्ति और कार्यों का पुनरुत्थान या पुनः अभियंत्रण कर रहा है। साथ ही इस तथ्य पर विवाद नहीं है कि राज्य अपनी सीमाओं के अंदर प्रभावी सर्वोच्चता के लिए अंततः वैधानिक दावा बनाए रखता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन की संरचनाओं के बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र के साथ साथ भिन्नता लिए रहता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन शामिल हैं, जहां संप्रभुता शक्ति अब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय शक्तियों के रूप में विभक्त है। इसलिए भूमंडलीकरण परिवर्तन के साथ संबंध है अथवा प्रभुसत्ता, प्रादेशिकता तथा राज्य शक्ति के बीच रामबंध का बहुआयामी रूप है। इस प्रकार नई प्रभुसत्ता वाली संस्था राज्यत्व की परंपरागत अवधारणाओं को विस्थापित कर रही हैं और उनके स्थान पर पूर्ण अदृश्य, क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट तथा सार्वजनिक शक्ति के रूप में मानती हैं। परिणामस्वरूप संप्रभुता, राज्य शक्ति तथा क्षेत्रीयता का रूप एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत अधिक जटिल संबंधों वाला है, जबकि जिस समय आधुनिक राज्य स्वरूप ग्रहण कर रहे थे तो उस कालखंड में उनके संबंध इतने जटिल नहीं थे। नवमार्क्सवादियों द्वारा भूमंडलीकरण की उत्पत्ति तथा स्वरूप के बारे में भिन्न प्रकार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है और खास तौर पर विकासशील विश्व के बारे में भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण दिया जाता है। इसे साम्राज्यवाद का एक नया रूप बताते हुए वे इसे नव उदारवादी संकीर्ण नीतियों का विस्तार बताते हैं, जिनका प्रचलन विकसित पश्चिमी देश इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित रख सके तथा 1970 एवं 1980 के दशकों में तेल संकट के कारण आए हुए भूमंडलीय संकट पर काबू पा सके। इन नीतियों से विकसित देशों को तो मदद मिली, परंतु उन विकासशील देशों को मदद नहीं मिली जिन्हें ऊपर आज आंतरिक रूप से निजीकरण और उदारीकरण के लिए अत्यधिक दबाव है तथा जो भूमंडलीकरण की ताकतों के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खुला रखने के लिए बाह्य रूप से बाध्य हैं। विकासशील विश्व के लिए भूमंडलीकरण 1980 के दशक के ऋण संकट का एक हिस्सा है, जिनके कारण संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम SAPS चलाए गए। इनमें से अनेक देशों को इस अवधि में सरकारी सहायता की शुष्कता की स्थिति में उन वाणिज्यिक बहुराष्ट्रीय बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ा जो पेट्रो डॉलर से अभिभूत थे। कुछ देश ऋणों की पुनः अदायगी के लिए असमर्थ थे। उदाहरण के लिए 1982 में मेक्सिको को भूमंडलीकरण मुद्रा कोष की शर्तों की बाध्यता के कारण अपने देश में अनेक परिवर्तनों को लागू करना पड़ा, जैसे राज्य की रोलिंग बैक योजना, व्यापार प्रतिबंधों को हटाना तथा निर्यातोन्मुखी वृद्धि पर जोर, क्षेत्रीय मूल्य नियंत्रण आदि, जिनके कारण मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में अंदरूनी तौर पर पूरी तरह परिवर्तन की दिशा आ गई। विकासशील राज्यों पर राजनीतिक क्षेत्र के शर्तों के कारण इस बात पर जोर दिया गया कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था, अच्छा प्रशासन तथा मानव अधिकारों के संरक्षण पर जोर दें। वे भूमंडलीय प्रणाली को स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। वे वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं कि भूमंडलीकरण बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था का एक उपउत्पाद है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में अमेरिका द्वारा पैदा किया गया है। अन्य ऐसा महसूस करते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का ऐसा चरण है जिसमें उन पश्चिमी राज्यों द्वारा विश्व व्यापार को तीस किया गया है तथा उसमें निवेश किया गया है और जो एकाधिकार पूंजी के अभिकर्ता के रूप में उभरे हैं। अंत में संदेहवादी विचारधारा वाले विद्वानों का मत है कि विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना नहीं हुई है। अधिकांश व्यापार तथा निवेश उत्तर का पक्ष लेते हैं और दक्षिण को हाशिए पर कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ती जा रही हैं और पुराना अंतर्राष्ट्रीय विभाजन अपेक्षाकृत मजबूत होता जा रहा है। वास्तव में वे महसूस करते हैं कि इन्हीं असमानताओं के बढ़ने के कारण विश्व सभ्यता तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बजाय कट्टरवादिता, संजातीय पुनरुत्थान और आक्रामक राष्ट्रवादिता बढ़ रही है। सांस्कृतिक सामंजस्यकरण के बजाय हम पाते हैं कि स्थानीय पहचानों का पुनर्प्रादुर्भाव हो रहा है। विश्व प्रशासन के स्थान पर केवल पश्चिमी प्रभुत्व चल रहा है जो भूमंडलीकरण के लुभावने नारे के पीछे छिपा हुआ है। तीसरा तथा अपेक्षाकृत अधिक संतुलित दृष्टिकोण परिवर्तनवादियों द्वारा दिया जाता है, जिनका विश्वास है कि भूमंडलीकरण दुनिया में परिवर्तन ला रहा है और वे आधुनिक समाजों तथा विश्व व्यवस्था के तीव्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को लाने वाले एक प्रमुख शक्ति के रूप मानते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी, बाह्य तथा आंतरिक मामलों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह गया है।
इस संदर्भ में भूमंडलीकरण को शक्तिशाली परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में माना जाता है, जो विश्व व्यवस्था तथा समाज, अर्थव्यवस्थाओं तथा प्रशासकीय संस्थाओं के व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हालांकि इस परिवर्तन की दिशा अनिश्चित बनी रहती है, क्योंकि भूमंडलीकरण अनिवार्यतः विरोधाभासों से पूर्ण भूमंडलीय प्रक्रिया का परिवर्तित रूप है। कोई निर्धारित आदर्श पद्धति सामने रखने की बजाय परिवर्तनवादी विचारधारा वाले विद्वान भूमंडलीकरण को एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, जिसमें विरोधाभास पड़े हुए हैं और जो अनेक अनुमानित कारकों द्वारा रूपायित किए गए हैं। तथापि उनका विश्वास है कि भूमंडलीय, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक प्रवाहों की सामयिक पद्धतियां ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व हैं। उनका तर्क है कि वास्तव में विश्व के सभी देश यदि उनकी सीमा तथा उनके समाज के सभी हिस्से नहीं हैं, तो भी वे एक या अन्य रूपों में व्यापक विश्व प्रणाली के कार्य रूप में हिस्से हैं। बल्कि स्तरीयकरण की नई पद्धतियों के साथ ऐसा भूमंडलीकरण है जिसमें कुछ राज्य, समाज तथा समुदाय क्रमिक रूप से विश्व व्यवस्था में सन्निहित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य क्रमशः हाशिए की ओर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार भूमंडलीकरण की बहस के मूल में यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय सरकारों की सत्ता, शक्ति और कार्यों का पुनरुत्थान या पुनः अभियंत्रण कर रहा है। साथ ही इस तथ्य पर विवाद नहीं है कि राज्य अपनी सीमाओं के अंदर प्रभावी सर्वोच्चता के लिए अंततः वैधानिक दावा बनाए रखता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन की संरचनाओं के बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र के साथ साथ भिन्नता लिए रहता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन शामिल हैं, जहां संप्रभुता शक्ति अब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय शक्तियों के रूप में विभक्त है। इसलिए भूमंडलीकरण परिवर्तन के साथ संबंध है अथवा प्रभुसत्ता, प्रादेशिकता तथा राज्य शक्ति के बीच रामबंध का बहुआयामी रूप है। इस प्रकार नई प्रभुसत्ता वाली संस्था राज्यत्व की परंपरागत अवधारणाओं को विस्थापित कर रही हैं और उनके स्थान पर पूर्ण अदृश्य, क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट तथा सार्वजनिक शक्ति के रूप में मानती हैं। परिणाम स्वरूप संप्रभुता, राज्य शक्ति तथा क्षेत्रीयता का रूप एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत अधिक जटिल संबंधों वाला है, जबकि जिस समय आधुनिक राज्य स्वरूप ग्रहण कर रहे थे, तो उस कालखंड में उनके संबंध इतने जटिल नहीं थे। नवमार्क्सवादियों द्वारा भूमंडलीकरण की उत्पत्ति तथा स्वरूप के बारे में भिन्न प्रकार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है और खास तौर पर विकासशील विश्व के बारे में भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण दिया जाता है। इसे साम्राज्यवाद का एक नया रूप बताते हुए वे इसे नव उदारवादी संकीर्ण नीतियों का विस्तार बताते हैं, जिनका प्रचलन विकसित पश्चिमी देश इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित रख सके तथा 1970 एवं 1980 के दशकों में तेल संकट के कारण आए हुए भूमंडलीय संकट पर काबू पा सके। इन नीतियों से विकसित देशों को तो मदद मिली, परंतु उन विकासशील देशों को मदद नहीं मिली जिन्हें ऊपर आज आंतरिक रूप से निजीकरण और उदारीकरण के लिए अत्यधिक दबाव है तथा जो भूमंडलीकरण की ताकतों के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खुला रखने के लिए बाह्य रूप से बाध्य हैं। विकासशील विश्व के लिए भूमंडलीकरण 1980 के दशक के ऋण संकट का एक हिस्सा है, जिनके कारण संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम SAPS चलाए गए। इनमें से अनेक देशों को इस अवधि में सरकारी सहायता की शुष्कता की स्थिति में उन वाणिज्यिक बहुराष्ट्रीय बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ा जो पेट्रो डॉलर से अभिभूत थे। कुछ देश ऋणों की पुनः अदायगी के लिए असमर्थ थे। उदाहरण के लिए 1982 में मेक्सिको को भूमंडलीकरण मुद्रा कोष की शर्तों की बाध्यता के कारण अपने देश में अनेक परिवर्तनों को लागू करना पड़ा, जैसे राज्य की रोलिंग बैक योजना, व्यापार प्रतिबंधों को हटाना तथा निर्यातोन्मुखी वृद्धि पर जोर, क्षेत्रीय मूल्य नियंत्रण आदि, जिनके कारण मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में अंदरूनी तौर पर पूरी तरह परिवर्तन की दिशा आ गई। विकासशील राज्यों पर राजनीतिक क्षेत्र के शर्तों के कारण इस बात पर जोर दिया गया कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था, अच्छा प्रशासन तथा मानव अधिकारों के संरक्षण पर जोर दें। इन विकासों के कारण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार शक्तियां लागू की गई और विकासशील राज्यों के अंदर कल्याणवाद के ढांचे को तहस नहस कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां अपेक्षाकृत अधिक वर्ग तथा क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी और आबादी के बहुसंख्यक वर्गों जैसे छोटे छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और लघु उद्योगपतियों पर भूमंडलीकरण का बहुत असर पड़ा। भारत में आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे क्षेत्रों में कपास की खेती करने वाले किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के रूप में इसका प्रभाव देखा गया। इस प्रकार संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के रूप में भूमंडलीकरण से विकासशील राज्यों में हास आया और खुली अर्थव्यवस्थाओं की दुनिया में प्रबंध करने के मामलों में उनमें अक्षमता आई। ये राज्य भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठा पाने और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का लाभ नहीं उठा सके और उसका वास्तविक लाभ विकसित पश्चिमी देशों को अधिक मिला और अपने देश में अगर लाभ मिला तो वह आबादी के ऐसे लोगों को मिला जो पहले से ही खुशहाल थे। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप लेकिन अमेरिका के कुछ राज्यों में शुरू में कुछ प्रगति हुई, परंतु गरीबी और सामाजिक असमानताओं की खाई और गहरी हुई। इसका एक अच्छा उदाहरण अर्जेंटीना में देखा जा सकता है। विश्व बैंक ने अफ्रीका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में महाद्वीप के बारे में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत दिया था। वास्तव में 1990 के दशक के दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन देशों के गरीबों की सहायता के लिए नीतियां अथवा सुरक्षा तंत्रों के लिए आग्रह किया। इससे अनेक विकासशील देशों में, यहां तक कि कुछ विकसित देशों में भी सरकार के खिलाफ उपद्रव तथा हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। ये घटनाएं रोजगार के स्तरों में कमी होने तथा विषमताओं के बढ़ने के खिलाफ ज्यादा होने लगी। हाल ही में फ्रैंक ने संकेत दिया कि भूमंडलीकरण के प्रभाव तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों ने निर्भरता सिद्धांत को सही साबित किया है, परंतु विरोधाभाव यह है कि यह सिद्धांत भूमंडलीकरण के बारे में अध्ययन के लिए आज मुश्किल से इस्तेमाल में लाया जाता है। इस प्रकार भूमंडलीकरण एक ऐसी शक्ति है जो सभी राज्यों को एक ही तरह प्रभावित नहीं करती। यहां तक कि आबादी के विभिन्न वर्गों को भिन्न भिन्न तरीकों से यह प्रभावित कर सकती है, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों को सामना करने की उनकी योग्यता पर निर्भर करते हैं। 7.4 राज्य संप्रभुता पर प्रभाव। अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत है कि राज्य राष्ट्र का काल समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि 19वीं शताब्दी में गौरव के शिखर पर पहुंचने के पश्चात 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक इसमें ह्रास आया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण 116 भूमिका निभा रहा है और अपनी स्वायत्तता बनाए हुए हैं, परंतु यह स्थिति असमान है। कुछ राज्यों का ह्रास हुआ है जबकि कुछ का उत्थान हुआ है। श्रेष्ठ साम्राज्यों का पतन हुआ है, परंतु नए नए साम्राज्यों का आविर्भाव हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का अंत नहीं हुआ है, अपितु इसकी शक्ति और सत्ता में परिवर्तन आया है। डेविड हेल्ड द्वारा राष्ट्र राज्य की संप्रभुता के बारे में चुनौतियों अथवा कुछ भूमंडलीकरण या बाह्य दुष्प्रभावों की जांच करने पर इसे सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। 4.1 नई विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियां।
राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करने वाले आर्थिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दो प्रमुख परिवर्तन बहुराष्ट्रीय निगमों मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज द्वारा आयोजित रहे हैं। ये हैं उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा वित्तीय लेनदेन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के साथ अपने कार्यकलापों में उत्पादन तथा वित्तीय लेनदेन करते समय केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मन में नहीं रखते। राष्ट्रीय आधार होने के बावजूद उनके हित भूमंडलीय होते हैं और अपने गृह देश में उनके कार्यकलाप अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के बैंकों जैसे वित्तीय संगठन के भूमंडलीय स्तर के तथा नई सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े होते हैं और उन्होंने यह संभव बना दिया है कि स्टॉक और शेयर अब मोबाइल सचल हो चुके हैं और वे आसानी से सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसलिए वित्तीय विश्व अर्थव्यवस्था अब राज्य के ही नियंत्रण में नहीं रह गई। संचार तथा परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति उन राष्ट्रीय बाजारों के बीच सीमाओं का क्षरण कर रही है जो कि अतीत में स्वतंत्र राष्ट्रीय नीतियों के गढ़ हुआ करते थे। बाजार तथा समाज एक दूसरे के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। यद्यपि उनकी राष्ट्रीय पहचान अलग अलग होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आवागम के द्वारा उनकी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियां प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए 1937 में प्रमुख बाजार की अस्त व्यस्तता का प्रभाव अनेक देशों पर पड़ा था। परिणामस्वरूप राज्य के भीतर आंतरिक नीति नियामक निवेश रोजगार तथा राजस्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों तथा विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के कारण प्रभावित होता है। सरकारों द्वारा प्रमुख कल्याण नीतियां आयात अथवा तटकर के अवरोधक राज्य के हस्तक्षेप उदारवाद के युग में गृह उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकारों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते थे। अब उन पर अमल कर पाना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्थाएं अब केवल राज्य सरकारों द्वारा ही नहीं नियंत्रित होती हैं, बल्कि उनके प्रबंधों पर विदेशी ताकतों जैसे ह्रास मुद्रास्फीति व्यापार समझौतों आदि का असर पड़ता है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर संबंधों के कारण इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। हालांकि कुछ राज्य इस स्थिति में बेहतर प्रबंध कर सकते हैं और वे विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीयकरण के लाभ भी उठा सकते हैं और सीमाओं को भी बहाल करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका अथवा यूरोपीय संघ ने इस स्थिति का लाभ उठाया है। इस प्रकार विश्व प्रणाली के भीतर प्रवृत्तियां विभिन्न राज्यों पर एक जैसे प्रभाव नहीं डालती हैं, बल्कि संप्रभुता संपन्न राज्य के विचार के बीच एक निश्चित कारक होता है जो कि उसके भविष्य तथा ऐसी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बट जाती हैं। 4.2 नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौतियां। राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बीच अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सत्ता राजनीतिक संघों के नए नए रूप उभरे हैं जो राष्ट्र के बाहर के सभी क्षेत्रों की सभी गतिविधियों व्यापार समुद्र अंतरिक्ष का प्रबंध करते हैं तथा सामूहिक नीति समस्याओं का समाधान करते हैं। 1909 में 37 अंतर सरकारी संगठन 176 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन थे। 1984 तक इसकी संख्या बढ़कर क्रमशः 280 और 4615 हो गई। परिणामस्वरूप हमारे सामने अनेक राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने वाले नए नए रूप तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूहों के समग्र परिदृश्य देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक यूनियन अथवा दूर संचार यूनियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो काफी हद तक गैर राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो बहुत अधिक राजनीतिक तथा विवादास्पद हैं तथा राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में उनकी शक्ति बढ़ी है। इसलिए राष्ट्र राज्य प्रभुसत्ता की धारणा के बीच निश्चित रूप से तनाव विद्यमान रहता है जो इसके आंतरिक मामलों में तथा इसकी राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व से भरा हुआ है। यूरोपीय संघ अति राज्य संस्था का एक ऐसा उदाहरण है जो कानून बना सकता है, सजा दे सकता है, नियमन कर सकता है, निर्देश दे सकता है, नीति पर अमल कर सकता है तथा सामान्य मुद्रा रख सकता है। यूरोपीय राज्यों ने अपनी आर्थिक प्रगति को बढ़ाने तथा अमेरिका और जापान की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से इस संस्था के प्रति अपनी प्रभुसत्ता को सोच समझकर समर्पित कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभुसत्ता अब अविभाज्य, असीमित, विशिष्ट, सतत तथा एक ही राज्य में अंतर्निहित नहीं है। 4.3 अंतर्राष्ट्रीय कानून से चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय कानून में परिवर्तनों ने विनियमों तथा अधिकारों तथा कर्तव्यों के नए नए रूप लागू किए हैं जिनका राज्यों पर दबाव पड़ता है। इनके पीछे कोई जोर जबरदस्ती करने वाली शक्ति का समर्थन नहीं है, इसके बावजूद ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि राज्यों को उन्हें मानना पड़ता है। परंपरागत रूप से राज्य संप्रभुता में एक नियम यह रहा है कि व्यक्तियों तथा राज्य एजेंसियों को ऐसी छूट होनी चाहिए कि किसी अन्य देश के न्यायालय में उन पर मुकदमा न चलाया जा सके। परंतु हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इन नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच एक ऐसा तनाव बना हुआ है जिसका विशेषकर यूरोपीय संघ के अंदर हल किया जाता है। इतना ही नहीं, 1950 में मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए 1950 में यूरोपीय समझौता किया गया जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। यह मानव अधिकारों के बारे में कई घोषणा पत्र जैसा नहीं है, यह कुछ अधिकारों के सामूहिक परिवर्तन की दिशा में एक कदम आगे ले जाता है। एक प्रमुख अभिनव तथ्य यह है कि व्यक्ति अपनी ही सरकारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकती हैं। 118 यूरोपीय देशों ने यह स्वीकार किया है कि उनके नागरिक मानव अधिकारों के बारे में यूरोपीय आयोग पर सीधे याचिका दाखिल कर सकते हैं जो मामलों को यूरोप के काउंसिल की मंत्री समिति के सामने तथा उसके बाद मानव अधिकारों से संबंध यूरोपीय अदालत में ले जा सकते हैं। इस प्रकार कोई भी राज्य अब अपनी मर्जी के अनुसार अपने नागरिकों की मर्जी के खिलाफ व्यवहार नहीं कर सकता। एक राज्य की सदस्यता के बीच में अंतर उभरा है जो कि परंपरागत रूप से अपने नागरिकों को कुछ अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित करता है और न्यूरेमबर्ग स्थिति अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के नए रूपों में अंतर्राष्ट्रीय कानून बना सकता है। ट्रिब्यूनल यह प्रावधान निर्धारित किया है कि जब बुनियादी मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का राज्य के कानूनों के साथ टकराव हो जाता है तो यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्रथम का अनुसरण करें। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का दायरा और उसकी दिशा में भी परिवर्तन आया है। परंपरागत रूप से संप्रभुता संपन्न राज्यों के विभाग को मानव जाति के सर्वोच्च राजनीतिक संगठन के रूप में महत्व प्रदान किया जाता था। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून अब राज्यों के बीच कानून के रूप में नहीं परिभाषित किया जाता है, अपितु इसे राज्यों के ऊपर एक सार्वभौम एजेंसी के रूप में न केवल माना जाता है बल्कि सभी इसे स्वीकार करते हैं। यहां तक स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि भूमंडलीकरण के बावजूद इसे सभी राज्य और व्यक्ति स्वीकार नहीं करते।
ये उदाहरण के लिए इस्लामी कट्टरवादी आंदोलन इसे स्वीकार नहीं करते। अंत में एक स्वायत्त सामरिक अभिकर्ता तथा राज्यों की भूमंडलीय प्रणाली के विकास के बीच एक विरोधाभास है जो महाशक्तियों तथा शक्ति प्रखंडों के अस्तित्व के रूप में दिखाई पड़ता है और कभी कभी राज्य की सत्ता और अखंडता में भीतर से कट्टी कार्य का संचालन करता है। नाटो और वार्सा पैक्ट के अस्तित्व से विशेषकर उनकी सैनिक और विदेश नीति संबंधी निर्णय करने वाली शक्तियों पर दबाव पड़ सकता है। राज्यों द्वारा सशस्त्र सैनिकों के संयुक्त इस्तेमाल के बारे में सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी उभरा है जिसने राज्यों के ऊपर एक ऐसी नियंत्रक संरचना का सूजन किया है जिस पर व्यक्तिगत रूप से उन राज्यों का बहुत मामूली नियंत्रण होता है। लव 5 राज्य के आंतरिक कार्य पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। 5.1 लोकतांत्रिक निर्णय करना। राष्ट्र राज्यों के आंतरिक कार्य संचालन पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में अनेक सवाल उठाए जाते हैं। उदार राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक प्रमुख सवाल उठाया जाता है जो कि लोकप्रिय संप्रभुता से निकट रूप से जुड़ा हुआ है और जो लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया पर भूमंडलीकरण के बारे में है। परंपरागत रूप से उदार सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया कि शासकों तथा शासितों के बीच एक जैसा तथा उपयुक्त संबंध है। पूर्ववर्ती ने बहुसंख्यक शासन तथा जवाबदेही की अवधारणाओं पर आधारित निर्णय किए और परवर्ती ने उन्हें वैधता प्रदान की। राष्ट्र राज्यों को अपने आप में पूर्ण इकाइयों के रूप में देखा गया और युद्ध अथवा आक्रमण की स्थिति को छोड़कर अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में परिवर्तनों को विचार के लिए नहीं लिया गया। नवोदारवाद के आविर्भाव से नागरिक समाज तथा प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के लिए और अधिक जगह पैदा करने के लिए राज्य की ओर झुकाव हुआ जो कि राष्ट्र राज्यों के भीतर ही सीमित या घिरा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी एजेंसियों के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों तथा विकास परियोजनाओं तथा व्यापार प्रतिबंधों, अनुदान, सैनिक आयातों आदि की ओर झुकाव हुआ और यह झुकाव इस हद तक हुआ कि लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के सामने इससे गंभीर पेचीदगियां पैदा हुई। परिणाम स्वरूप राज्यों को अपने ही फैसलों और कार्यों पर उस तरह नियंत्रण नहीं रहा जैसा कि अतीत काल में होता था। इसका तात्पर्य यह है कि सहमति की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांत का एक प्रमुख तथ्य है। सामाजिक अनुबंध की पहले की धारणाएं तथा मतपेटी के इस्तेमाल पर आधारित चुनावी लोकतंत्र जो कि मुक्त और समान व्यक्तियों के समुदाय पर आधारित लोकतंत्र की भागीदारी के ओर ले जाता है, अब और अधिक वैध नहीं रह गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा सार्थक समुदाय है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय? कौन कानून बनाता है? यह वैध प्रश्न है क्योंकि अब प्रादेशिक सीमाओं को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। इसलिए भूमंडलीकरण में उदार लोकतंत्र में निहित स्वीकृतियों की फिर से खुलने की संभावना है। भूमंडलीकरण के साथ साथ उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत पर पुनः दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। 5.2 संजातीय पुनरुत्थान। एक दूसरा मुद्दा है भूमंडलीकरण का सहअस्तित्व और जातीय पहचान, भाषा, जनजाति या धर्म पर आधारित स्वीकृतियां जो आजकल सामान्य राष्ट्रीय भावना पर आधारित सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर सवाल खड़ा कर रही है कि पश्चिम में चर्च और सामंतवाद के खिलाफ या विकासशील विश्व में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लंबे संघर्षों से अवधारणाओं का निर्माण हुआ। इससे पहले राष्ट्र राज्य के साथ अपने संबंध तथा जातीय पहचानों की जांच करते समय विद्वानों का विश्वास रहता था कि जातीय बंधन मौलिक थे, अर्थात वे प्रारंभ से ही थे तथा निर्धारित थे और सार्वभौमता के सिद्धांत के आधार पर भूमिकाओं के बढ़ते हुए आवंटन तथा आधुनिकीकरण के साथ उनके विलुप्त हो जाने की आशा थी। राष्ट्र राज्य समय के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या को एक करने में सक्षम हो जाएंगे और आत्मसात करने का गुण मात्र सामाजिक सिद्धांत नहीं रह जाएगा, अपितु राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाते हुए नीति का लक्ष्य भी बन जाएगा। 1980 के दशक के प्रारंभ से न केवल विकासशील देशों में बल्कि कनाडा जैसे आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में भी जातीय आंदोलन होने लगे। एंडरसन जैसे विद्वानों ने यह संकेत किया कि पहचान का आविष्कार कल्पना से ही जाना जा सकता है। इसका तात्पर्य यह था कि ये तथ्य अब केवल रक्त संबंध, भाषा और संस्कृति में ही मूल रूप से नहीं रह गए थे बल्कि सामाजिक अथवा राजनीतिक कार्यों द्वारा उनकी संरचना की जा सकती थी। इसका तात्पर्य यह था कि जातीयता तथा राष्ट्रीयता के अवधारणाओं के बीच तथा जातीय समूहों और राष्ट्र के बीच संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। राज्यों के अंदर 3 प्रकार की स्वीकृतियों स्थान लेती हुई प्रतीत होती है। पहला, जो इस विश्वास पर आधारित की सांस्कृतिक पहचान तथा आर्थिक समृद्धि बनाए रखी जा सकती है अथवा वर्तमान राज्य से अलग होते हुए हासिल की जा सकती है। इसका एक सुंदर उदाहरण पूर्ण सोवियत संघ है। दूसरा, जो यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रवादी आकांक्षा बिना पूर्ण स्वतंत्र राज्य सत्ता के हासिल नहीं किए जा सकती, उदाहरण के लिए युगोस्लाविया। तीसरा, अपेक्षाकृत अधिक व्यापक कारण है जिसमें राज्य एक विशिष्ट जातीय समूहों की पर्याप्त देखरेख नहीं करता जो कि पिछड़ गया है और हाशिए पर जा चुका है, उदाहरण के लिए भारत में दलित। इसलिए आज भूमंडलीकरण पहली बड़ी ताकत है जो राज्य के सामने बुनियादी चुनौती प्रस्तुत कर रही है, जातीय पहचान का पुनः आविर्भाव, और दूसरा है वे विपरीत दिशा प्रायः खिंचाव डालते हैं। भूमंडलीकरण एक भूमंडलीय संस्कृति का प्रोत्साहन देता है जबकि जातीय पहचान स्थानीय संकीर्ण पहचानों को प्रोत्साहित करते हैं तथा अन्य पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार राष्ट्र राज्य को बाहर से तथा भीतर से दोहरे दबाव का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रवाद का सिद्धांत जिसने 19वीं शताब्दी में राज्य को जन्म दिया, अब राज्यों को एक साथ बनाए रखने में सक्षम नहीं रह गया। बाह्य प्रभाव भी पहचानों को पुनर्परिभाषित करने पर दबाव डाल सकते हैं।